हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शशांक भारद्वाज टीडीसी क्लासेस लक्ष्मी नगर न्यू दिल्ली से एक बार फिर आपके साथ हूं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है कि हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। तो चलिएगा देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हिस्ट्री सब्जेक्ट में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें मालूम होगा आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं। 1 जनवरी से 19 जनवरी तक यूजीसी नेट के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 10 जनवरी 2025 को यूजीसी नेट हिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है। तो उसी का रिव्यू के साथ कुछ पॉइंट्स पर फोकस करते हुए आज मैं आपको समझाऊंगा कि हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे करें, क्या क्या हमें पता होना चाहिए, क्या हमारी तैयारी का पैटर्न क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन को कैसे लेकर के चलें। और साथ ही बात करेंगे उन मेजर्स टॉपिक्स की जो एग्ज़ाम का फोकस है, किन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ें, किन चीज़ों को स्किप नहीं करके जाना है क्योंकि उनसे क्वेश्चन बिल्कुल आना है। इस तरह से इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हुए आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, क्या क्या एग्ज़ाम में आ रहा है। और जैसे कि हिस्ट्री एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है, जिसके हर एक पोर्शन को हमें कवर करते हुए चलना है। तो सबसे पहले अगर हम एक डिज़ाइन तैयार करें तो एक मैं बेसिक फॉर्मेट में आपको समझाना चाहूँगा कि हिस्ट्री को पढ़ने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड किया है हमने। जितने भी राइटर्स हैं इस तरह से फॉर्मेट प्रिपेयर करके देते हैं। रिटन एविडेंस मिलने के बेस पे हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें प्री हिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। इन सेक्शन को हमने ड्राइव किया है रिटर्न एविडेंसेस मिलने के बेस पे। तो प्री हिस्ट्री पीरियड, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड, इन 3 पार्ट में सबसे पहले हिस्ट्री डिवाइड है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखते हैं क्या क्या कौन कौन सा सेक्शन आता है। जैसे ये प्री हिस्ट्री पीरियड है तो इसमें हम पैलियोलिथिक एज का डिस्कशन रहता है, मीजोलिथिक एज का डिस्कशन रहता है और न्यूलिथिक एज का डिस्कशन रहता है, जिसमें हम मानव की उत्पत्ति को देखते हैं कि कैसे कैसे ह्यूमन में चेंजेस हुए हैं और कैसे ये नई दुनिया का आज मानव तैयार हो गया है। आदि मानव से लेकर के आधुनिक मानव तक का सफ़र को जानना ही हमारा एक हिस्ट्री का फॉर्मेट रहने वाला है। तो यहाँ सब से भी प्री हिस्ट्री पीरियड में ये जिसे हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से हिंदी में जानते हैं, पैलियोलिथिक एज को हम पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक एज को मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक एज को नव पाषाण काल के नाम से जानते हैं। और इसमें होने वाले चेंजेस और डेवलपमेंट के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो किसी भी जो भी बुक आपके पास हो, जिस भी राइटर्स को आप बुक लेकर के तैयारी कर रहे हो, तो टॉपिक से बारी बारी इन सब चीजों को कवर करते हुए चलना है। मेजर टॉपिक्स जिनसे आजकल ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको फोकस करते हुए अभी इंडिया का मैप ड्रॉ करके मैं आपको समझाऊंगा। प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में हम ये वो पीरियड है जिसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स तो थे और बट उनको पढ़ा नहीं गया है। ऐसे हम ऐसी सेक्शंस को, ऐसी चीजों को हम प्रोटो हिस्ट्री पीरियड में डालते हैं। इतिहास का वो कालखंड जिसमें लिखित सामग्री मिली तो थी बट उसे पढ़ा नहीं गया है, उसको हम प्रोटो हिस्ट्री वाले सेक्शन में रखते हैं, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक पीरियड की अच्छी खासी डिटेल, जिसमें वैदिक पीरियड में आप चारों वेदास, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आपका पुराण, रामायण, महाभारत, इन सबको कवर करते हुए इस सेक्शन में आपको तैयार करते हुए चलना है। सबसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बन रहा है और डिटेल स्टडी आपको नोट्स बना करके करनी है। तो वैदिक पीरियड का भी अच्छा खासा वेटेज है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल पीरियड स्टार्ट होता है जैसे ये महाजनपद काल से। इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं हिस्टोरिकल पीरियड के 3 सेक्शन है, जिसमें हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रहने वाली है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और
सॉरी, हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल इंडिया, मिडिएवल मध्यकालीन भारत, मिडिएवल इंडिया मध्यकालीन भारत का इतिहास, और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत का इतिहास। ये हमने एक बेसिक फॉर्मेट डिवाइड कर लिया है। अब ये तो कॉमन है कि ये इतना ही रहने वाला है, इसको आप अलग से कवर कर सकते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, वैदिक पीरियड अलग से एक इंपॉर्टेंट टास्क हो गया है। अब हम बात करते हैं इन सेक्शंस की, हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो कि एक बड़ा सेक्शन है। यूजीसी नेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम में हिस्ट्री के इस सेक्शन से काफी अच्छा वेटेज रहता है, जिसमें भारत के इतिहास को, दक्षिण भारत के इतिहास को अच्छे से पूछा जाता है, जिसकी तैयारी आपको एकदम डीप जाके करनी होगी, जिसके लिए डिस्कशन करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो ये एक बेसिक फॉर्मेट है आपको कि हिस्ट्री को पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, ये सेक्शन अलग है। इन सेक्शंस का वेटेज कम है बट वेटेज रहता है, कभी भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। वह इन सब में अगर मैं बात करूं तो वैदिक पीरियड का सबसे ज्यादा है, और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेटेज अच्छा खासा रहा है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया की। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसको 2 पार्ट में देख सकते हैं हम। एक तो उत्तर भारत के इतिहास के रूप में हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ, उत्तर नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत के इतिहास को आप देखें, और हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का इतिहास। इसमें क्या क्या फोकस करना है हमें हिस्ट्री ऑफ, इसमें देखिए जैसे महाजनपद पीरियड है, महाजनपद पीरियड, महाजनपद काल, जब 16 महाजनपद हुआ करते थे। वैदिक पीरियड के बाद जो समाज अब एग्जिस्ट कर रहा था देश में, वो 16 जनपद के रूप में कर रहा था। तो 16 महाजनपद, जिनका जिक्र हमें भगवती सूत्र, जो कि एक जैन ग्रंथ है, और अंगुतर निकाय, जो एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें मिलता है। तो 16 महाजनपद के बारे में हम यहाँ एक ओवरव्यू, कौन सा महाजनपद कहाँ था, किसकी राजधानी थी, किस महाजनपद की राजधानी कौन सी है, ये मीन्स मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि महाजनपद और उनकी कैपिटल कभी भी कॉम्बिनेशन के साथ, मैचिंग के साथ, सही और गलत के फॉर्मेट में आपके सामने आ सकती हैं। तो महाजनपद से 16 महाजनपदों के नाम, उनकी लोकेशन और उनकी राजधानी कौन कौन सी थी, ये आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस देखा जा रहा है कि महाजनपद पीरियड और उसकी कैपिटल को रिलेट करके कोई ना कोई क्वेश्चन बना रहे हैं। कौन सा महाजनपद सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ आखिरकार, जैसे मैं बात करूं मगध की, तो मगध 16 जनपदों में सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद था। वो किस प्रकार महाजनपद सबसे पावरफुल हो गया है मगध, तो उसके बारे में विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा साउथ में, दक्षिण में कौन सा महाजनपद था, इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं। आप इस सेक्शन को अच्छे से कवर करके चलें, आगे छोड़ना कुछ भी नहीं है। किस बार एग्जाम में क्या चीजें आएंगी को नहीं पता, लेकिन ज्यादातर किस चीज पे फोकस करके चलना है, किस चीज को छोड़ के नहीं चलना है, किस चीज का रिवीजन एंड में करके जाना चाहिए, इन बातों को हम ध्यान से सुनेंगे। तो महाजनपद पीरियड एक इंपॉर्टेंट टास्क है, मैंने बता दिया है। 16 महाजनपद और उनकी कैपिटल्स आपको कवर करते हुए चलना है। इसके बाद इसी में 16 महाजनपदों में मगध को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि मगध पर बहुत लंबे समय तक रूल किया गया है और मगध में बहुत सारे राजवंश हुए हैं। अगर मैं मगध की सेपरेट बात करूं तो देखिएगा मगध कितना इंपॉर्टेंट है। मगध में सबसे पहले हरियंका डायनेस्टी रूल करती थी। हरियंका डायनेस्टी, जिसका फाउंडर बिंबिसार था। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु था। अजातशत्रु का बेटा उदयन था। उदयन वही है जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जो कि आज आधुनिक पटना है। तो इन सब की ये सब बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। हरियंका डायनेस्टी, जिसे पृथहंता, अपने पिता को मार करके इसके जो रूलर बने हैं, अपने पिता को मार करके बेटा जो है शासक बना है, तो इसलिए पृथहंता डायनेस्टी कहते हैं, जो कि मगध का पहला राजवंश है ज्ञात, जिसके बारे में प्रॉपर जानकारी हमें है। तो हरियंका डायनेस्टी के भी इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये जो बिंबिसार थे, इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन्हें
जैसे कहा जाता था श्रेणिक, इस टाइप के इनके नाम क्या थे, इस तरह के क्वेश्चन भी यहाँ से अक्सर बनते हैं, तो फोकस करके चलिएगा। जब आपको पीडीएफ आएंगी, मेरी पीडीएफ्स में इनके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। मेरी वीडियोस जो आएंगी यूजीसी नेट की हिस्ट्री वाली, उसमें भी इनके बारे में डिटेल डिस्कशन किया जाएगा। तो मगध के अंदर ये फर्स्ट डायनेस्टी जो हरियंका डायनेस्टी रहने वाली है, जिसका फाउंडर बिंबिसार है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारे एग्जाम का। हरियंका के बाद इसमें मगध में शिशुनाग डायनेस्टी हुई है, जिसका फाउंडर कौन था? शिशुनाग ही इसका फाउंडर था, शिशुनाग डायनेस्टी का। और बाद में कालाशोक नाम का शासक हुआ है इस शिशुनाग डायनेस्टी में। हाँ, यहां पर ये डायनेस्टी मगध इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी। जैसे कि हरियंका डायनेस्टी के अंदर जो सेकंड रूलर था, जो कि बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, उसके टाइम पे सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो और ये जो शिशुनाग डायनेस्टी का जो सेकंड रूलर है, जिसका नाम है कालाशोक, उसके टाइम पे भी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, दूसरी वाली। तो इनको रिलेट करके भी मगध की इन डायनेस्टीज के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अलर्ट रहिएगा, इसको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं चलना है। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आएगा नंदा डायनेस्टी। ये नंदा डायनेस्टी जिसमें 8 रूलर हुए थे और जिसका लास्ट रूलर धनानंद था। धनानंद के समय में ही अलेक्जेंडर ने भारत पर हमला किया था 326 बीसी में, और उसी को धनानंद ने, आपने सुना होगा, एक ब्राह्मण कौटिल्य, ब्राह्मण और शिक्षक कौटिल्य के, जिनका नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य था, उनकी इंसल्ट करी थी अपने दरबार में। बाद में उन्होंने ही एक युवक को तैयार करके, जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, और जिसने नंदा डायनेस्टी का नाश कर दिया चाणक्य की मदद से, और अपने नए राजवंश मौर्य वंश की नींव रखी थी। तो नंद वंश के बाद आएगा मौर्य राजवंश। तो यहाँ मौर्यंस, अब ये आप समझ गए हैं कि मौर्यंस ये वही है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप जानते हैं, जितना कि आप चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने स्कूलिंग में पढ़ा होगा या इतिहास में सुना हो, टीवी सीरियल में देखा हो, तो चंद्रगुप्त मौर्य ये भारत के पहले सम्राट थे। चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम भारतीय सम्राट थे। अब आप इनकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टॉपिक को भी आपको कवर करते हुए चलना है। मौर्यन डायनेस्टी की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार, और सबसे महान अशोक महान, जिसको अशोक महान कहा जाता है, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। उसके अशोक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उसके इंस्क्रिप्शंस को लेकर के, उसके अभिलेखों को लेकर के, उसका बौद्ध धर्म से जुड़ना, कलिंग का युद्ध, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मौर्यन डायनेस्टी से बनेंगे। तो मौर्यन डायनेस्टी भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्यादातर एग्जाम में जो वेटेज मिल रहा है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और साउथ इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में ज्यादा चीजें मिल रही हैं, जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो मौर्यन डायनेस्टी के बाद कर्णव डायनेस्टी है। इसके कोई क्वेश्चन देखने को नहीं अब जल्दी से मिला है कर्णव डायनेस्टी का। और उसके बाद सातवाहन डायनेस्टी, ये आंध्र प्रदेश, आज आधुनिक आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हो जाता है इतिहास थोड़ा इस समय तक। सातवाहन डायनेस्टी, तो ये क्रम है, हरियंका, शिशुनाग, नंदा डायनेस्टी, मौर्यन, कर्णव और सातवाहन, इनके क्रम जैसे कि आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। इनके ऑर्डर को भी आपसे एग्जाम में क्रम से लगवा सकते हैं कि समय के साथ बढ़ते हुए आगे आने वाले राजवंशों को बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो ये इनका ऑर्डर है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि इनका ऑर्डर आपको पता हो। तो सिस्टमेटिक वे से मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है कि आपको मगध में ये यहां तक, तो ये सब मगध चल रहा है ना। तो ये रहेगा। अच्छा, एक डायनेस्टी रह गई है यहां पर, इनके बाद मैं चेंज कर देता हूं। शुंग, इंपॉर्टेंट शुंगाज रह गए हैं मौर्यंस के बाद। शुंगा डायनेस्टी, पुष्यमित्र शुंग वाला, जिनके पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर था पतंजलि, इन्हीं के पुरोहित थे। और शुंग के बाद कर्णव है, इन थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। और कर्णव के बाद फिर सातवाहन। इनका ऑर्डर अक्सर एग्जाम में सातवाहना एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर इस सेक्शन को कवर करते हुए चलें। सातवाहन के बाद हम गुप्ताज को कवर करते हैं। गुप्ता डायनेस्टी की बात करूं तो मैं एक चार्ट आपको गुप्ता डायनेस्टी का भी दिखा देता हूं। गुप्ता डायनेस्टी जिसका फाउंडर श्रीगुप्त थे। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर श्रीगुप्त थे। उसके बाद घटोत्कच गुप्त इनके पुत्र हुए। घटोत्कच गुप्त इनके पुत्र हुए। ये दोनों ही स्वतंत्र शासक नहीं थे, इसलिए इनको हम एक्चुअल फाउंडर गुप्ता डायनेस्टी का नहीं मानते हैं। इसके बाद आप जानते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट
चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड के बाद कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। इन सारे गुप्ता रूलर्स को आपको अच्छे से इनसे रिलेटेड वर्क्स को कवर करते हुए चलना है। एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि इस समय जैसे कि ये मौर्यंस के लिए, स्पेशली मौर्यंस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बन रहे हैं। इनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा पोस्ट किसको दी गई थी, इंपॉर्टेंट पोस्ट जो आपकी बुक में लिखी हो वो किस पद को क्या कहते थे, आज के समय से क्या रिलेट करता है वो पद, प्रशासन में क्या चलता था, सिक्के कैसे थे, इन सब के ये सब आपको कवर करके चलना है। क्वाइंस और पोस्ट, जैसे क्वाइंस सिक्के और जो प्रशासन में जो पद होते थे, पोस्ट होते थे, उनको कवर करते हुए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे कि मैं गुप्ता डायनेस्टी की बात कर रहा हूं, सेम चीज यहां पर भी गुप्ता डायनेस्टी में भी क्वाइंस, जैसे कि मैं बात करूं गुप्ताओं के जो क्वाइंस थे वो दिनार कहलाते थे। दिनार जो कि सोने का, गोल्ड का सिक्का होता था, गोल्ड कॉइन था दिनार। तो क्वाइंस से रिलेट करके क्वाइंस की वीडियो एक सेपरेट मैं आपको कराऊंगा, मेरी वीडियोस और पीडीएफ में आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो गुप्ता डायनेस्टी में क्वाइंस, दिनार और पोस्ट, यहां भी पोस्ट नेम इंपॉर्टेंट है, पोस्ट नेम। और यहां पर आपको बुक्स और चंद्रगुप्त सेकंड, यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको फोकस किया गया है, इन तीनों के फोकस करते हुए क्वेश्चन। और कुमारगुप्त से भी क्वेश्चंस बनेंगे। इंस्क्रिप्शंस, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं गुप्ता डायनेस्टी में वो कुमारगुप्त के टाइम के पाए गए हैं। तो इन चारों के, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त, इन सबके क्वेश्चंस यहां से ज्यादा बन रहे हैं। अगर इंडिविजुअल रूलर के नाम से क्वेश्चन बनेगा तो इन चारों का क्वेश्चन बनेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको जो फेमस डायनेस्टी है उनके अच्छे से पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं अंदर जाके डीप में, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहां से एडमिनिस्ट्रेशन से बना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स अलग से प्रिपेयर करें आप लोग। तो गुप्ता डायनेस्टी, मौर्यन डायनेस्टी, ये वो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं जिनको आप सेपरेट पहले तैयार करके रख लें। जैसे कि वैदिक पीरियड हो गया, गुप्ता डायनेस्टी हो गई, मौर्यन डायनेस्टी हो गई, इनके क्वेश्चंस ज्यादा हैं जो कि डीप जाकर के एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं। इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बातें, क्या क्या इन्होंने डेवलपमेंट किया अशोका में, इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड चीजें कि किस अभिलेख में, किस इंस्क्रिप्शन में कौन सी बात कही गई है। जैसे इसके 14 बड़े अभिलेख हैं, उसके अलावा पिलर इंस्क्रिप्शन है, स्तंभ लेख हैं, उन सब से रिलेटेड क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं। आगे चल के हम बात करते हैं एक बार वापस। अभी हमने क्या देखा, हम देख रहे थे हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ इंडिया में महाजनपद पीरियड, मगध, ये सब है। अगर मगध के बात करें तो उसके बाद हम मगध पढ़ लिया, मगध में ये सब हो गया। अब यहां पर मगध में मौर्यन, मगध को एक बार रोक देते हैं और स्पेशल नाम डालते हैं मौर्यन। मौर्यंस के बाद यहां पर इंपॉर्टेंट नाम डालते हैं गुप्ता। जैसे अगर हम मौर्यंस की बात करें तो पोस्ट मौर्यन सेक्शन भी होता है। पोस्ट मौर्यन में वही जिसके मैंने नाम लिखे थे अभी, जैसे कि शुंगा डायनेस्टी, कर्णव डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, इसको हम पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी कहते हैं। ऐसे ही पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी एक बड़े डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगी भारत को। और वहां पर उसमें पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी में जो भारत की स्थिति है उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जो कि आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोस्ट गुप्ताज में आप क्या देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार सेक्शन, ये सब गुप्ताज के बाद वाला सेक्शन है, जिसमें हर्षवर्धन, ये जैसे कि हर्षवर्धन था लास्ट पावरफुल रूलर उत्तर भारत में, हर्षवर्धन जब नहीं रहेगा, हर्षवर्धन के जाने के बाद फिर ये गुर्जर प्रतिहार, पाल, बंगाल रीजन में पाल डायनेस्टी थी, गुर्जर प्रतिहार ये मालवा रीजन में थे उत्तर भारत में, और ये बंगाल रीजन में थे पाल डायनेस्टी, और ये राष्ट्रकूटा ये सौराष्ट्र रीजन में थे, गुजरात महाराष्ट्र वाले रीजन में। तो इन तीनों का वेटेज भी अच्छा खासा है। इनकी लड़ाइयां, इनके कुछ रूलर्स के नाम, ज्यादा इनमें डीप नहीं गए हैं,
इनके इनके रूलर से रिलेट करके, डायनेस्टी से रिलेट करके सीधा ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछेगा। अगर डीप कहीं जाएगा तो गुप्ताज मौर्यंस में जाएगा। अब जैसे राष्ट्रकूट यहाँ थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनका रीजन, इनकी कंडीशन और इनके डेवलपमेंट और इनकी किस किस से लड़ाई हुई या इनके फेमस रूलर कौन थे, इन पे फोकस करेंगे। इनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। इसमें पाल की लड़ाई, इन तीनों का एक ट्राई पार्टी स्ट्रगल हुआ था जो कन्नौज को लेकर के हो रहा था। देखो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जो इतिहास है अगर उसे आप लोकेशन के हिसाब से समझें, लोकेशन के हिसाब से अगर आप उसे समझें तो डेवलपमेंट कहां कहां हुआ है, मेन फोकस करते हुए कहां चलना है, क्या पढ़ाई करें कि हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को कवर करते हुए अपने एग्जाम को क्रैक करें। देखिएगा हिस्ट्री शुरू होगी यहां से, सप्त सैंधव रीजन, सिंधु नदी और उसकी सहायक 6 नदियों का क्षेत्र, ये सप्त सैंधव रीजन है, यहां से शुरू होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे मगध की, मगध यहां से शुरू होगा। ये मगध, सप्त सैंधव पढ़ेंगे पहले, जब तक ये हम पढ़ते रहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और ये सब, उसके बाद ये सारा शिफ्ट हो जाएगा इतिहास मगध में। मगध के बाद मेन सेक्शन रहेगा यहाँ कन्नौज में, कन्नौज इंडिया का सेक्शन रहेगा, कन्नौज। फिर ये उत्तर भारत के लिए है कन्नौज, कन्नौज पढ़ते हुए फिर हम दिल्ली को पढ़ने लगते हैं, उत्तर भारत में दिल्ली, और दिल्ली के बाद हम पढ़ते हैं बंगाल को, और बंगाल से फिर दिल्ली को पढ़ने लगते हैं। ये उत्तर भारत को पढ़ने का तरीका है। उसके बाद अगर हम यहाँ फोकस करें, ये लोकेशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से अगर आप इतिहास को समझना चाहते हैं तो, जैसे यहाँ राष्ट्रकूट थे, ये यहां बंगाल में पाल हुआ करते थे, पाल, यहां गुर्जर प्रतिहार थे, ये कन्नौज है, कन्नौज, और ये राष्ट्रकूट। तो इन तीनों का स्ट्रगल हुआ है, ट्राई पार्टी स्ट्रगल 200 वर्षों तक चला था। तो इनका यहाँ पर राष्ट्रकूट और इनके रूलर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अब ये राष्ट्रकूट है, उसके बाद यहाँ चालुक्य रूलर आएंगे, चालुक्य, यहाँ पे हमने देखा सातवाहन आएंगे, सातवाहनों के वाकटक आएंगे, सातवाहनों के बाद वाकटक आएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसमें सातवाहन रूलर, सातवाहन के बाद आपको वाकाटक को पढ़ना है, वाकाटक के साथ आपको फिर इनके बाद यहाँ राष्ट्रकूट को पढ़ना है, राष्ट्रकूटा, फिर आपको राष्ट्रकूटों की जगह यहाँ पे आएंगे चालुक्य रूलर। इनके रूलर्स और इनके डिस्प्यूट्स के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो कि हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चालुक्य के साथ पल्लवों के डिस्प्यूट के भी क्वेश्चन है। साउथ इंडिया में पल्लवा रूलर, और पल्लवों के साथ फिर अगर हम एक्सट्रीम साउथ की बात करें तो एक्सट्रीम साउथ में चोलाज, चेराज और पांड्या, चोल, चेर, पांड्या, इनके बारे में सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो चोलाज रूलर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। चोलाज रूलर, इन सबके रूलर्स के बारे में, रूलर्स के इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में, उन्होंने क्या क्या कौन कौन सा एरिया जीता, इस सबको आप अच्छे से कवर करके चलिएगा। साथ ही उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत प्रेफरेंस देना है तो पांड्या रूलर्स, इनकी लोकेशन क्या थी, इनके पोर्ट्स, बंदरगाह कौन कौन से थे, इनकी राजधानियां क्या थी, इन्हीं को मिक्स करते हुए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहां पर चोलास का वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर मैं बात करूं तो 80% क्वेश्चन अगर एक्सट्रीम साउथ से पूछेंगे तो चोलास से पूछ रहे हैं। चोलास, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, इनको तो जितना डीप पढ़ेंगे उतना कम है, इन्हीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। लेकिन अगर आपने फिर भी इनको पढ़ा तो आपको इनसे लगभग 3-4 क्वेश्चन मिलते रहेंगे और इनकी हेल्प से आप काफी क्वेश्चंस इंप्रूव कर पाएंगे। पांड्यास का वेटेज कम है। देखो इनके सिंबल, इनकी कैपिटल, इनके बंदरगाह, ये तो एक बेसिक्स क्वेश्चन है। डीप में अगर जाने की जरूरत है वो चोलास के लिए है। पांड्यास रूलर भी एक्सट्रीम साउथ में इस रीजन में रूल करते थे, जो तमिलनाडु का एक्सट्रीम साउथ है उसमें। तो पांड्यास का वेटेज अगर मेरे से पूछे इस बार का लगभग तो 20% रहा है। तो साउथ इंडिया में चोल, चेर, पांड्यास, ये ओल्ड रीजन में भी, पुराने समय में भी थे, बाद में ये 10वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी में इनका वर्चस्व चोलास का दोबारा आ गया है। तो जो लेटर चोलास के नाम से फेमस हुए, तो लेटर चोलास एक अच्छा विकल्प है
जो आप अच्छे से तैयार करें, जिस एग्जाम में लेटर चुलास से क्वेश्चन अक्सर आ रहे हैं, तो इनको लेटर चुलास को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। इनके गांव की सिस्टम, गांव व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था जो सबसे पहले चोलास ने दी थी, इनके लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, चोलास को बिल्कुल कवर करते हुए चलना है। तो इस तरह से आप अगर साउथ में देखें, पल्लव, चोलास, है ना, पल्लव, चोलास और चालुक्यास, राष्ट्रकूट, इनको आपको कवर करना है। ये साउथ इंडिया पे फोकस ज्यादा रखें। साउथ इंडिया में जो डायनेस्टी हुई हैं उनमें एग्जाम में बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, तो साउथ इंडिया पे फोकस ज्यादा रखें। बाकी आप अकबर बाबर में ज्यादा ना घुसे, जो मोटी मोटी चीजें हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप नॉर्थ में जाना चाहते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, चाहे वो मौर्यंस हो। देखिएगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन जो ज्यादा से ज्यादा बन रहे हैं, मौर्यंस, गुप्ताज और सातवाहना रूलर, चालुक्य यहां पे रहने देते हैं फिलहाल। चालुक्य से पहले प्रेफरेंस के हिसाब से मैंने रखा है, जिनका लंबे समय का रूल है, जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, फिलहाल उन्हीं के नाम लिख रहा हूं, मौर्यंस, गुप्ता, सातवाहना। और अगर मैं बात करूं मीडिएवल में भी जा करके, तो आप पहले बात कर लीजिए दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत को मैं यहां ऐड कर देता हूं, दिल्ली सल्तनत जिसमें हेड सुल्तान होता था और मुगलों में हेड बादशाह होता था। तो दिल्ली सल्तनत, ये सब वो है जिनका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो दिल्ली सल्तनत रहा, मुगल्स, क्लियर। इसके साथ अब मैं यहां प्रेफरेंस में डालता हूं चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन और पल्लव। ये जो डायनेस्टी मैं नंबरिंग कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 और 6 7, ये 7 डायनेस्टी प्रेफरेंस में आप रख दीजिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप पहले इनके एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से तैयार कर ले, मतलब ऐसा नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन आप सोच रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। देखो कुछ तो होता है कि जैसे रूलर्स का नाम आया, उसने क्या क्या किया, ये किया वो किया, ये तो क्वेश्चन हो जाते हैं कि उसकी कैपिटल क्या थी, कहाँ ट्रांसफर करी, ये सब उनके वर्क, जैसे अकबर बाबर हम मोटा मोटा पढ़ लेते हैं एसएससी जैसे एग्जाम में, वो सब तो ठीक है, वो तो प्लस में रहेगा, वो आ जाए तो आपको करना ही करना है, बेसिक तो आपको आना चाहिए। बट एडमिनिस्ट्रेशन में जाके कॉन्सेप्चुअल चीजों को भी सीखना है। और एक चीज, एक सेपरेट फोकस रखेंगे, तो ये वो डायनेस्टीज हैं जिनके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन कवर करना है। साथ ही अगर बात करें बुक्स की, तो सारे राइटर एंशिएंट की और मीडिएवल में जितने भी बुक हैं, एंशिएंट में जितने भी बुक्स हुई हैं सबको एक साथ कलेक्ट कर लो। मीडिएवल में जितनी भी बुक्स हुई हैं, जो भी ऑटोबायोग्राफी या ट्रांसलेशन जो भी है, सबको कलेक्ट कर लो, सबसे क्वेश्चन आएंगे। साथ ही बुक्स के साथ एक टॉपिक हो जाता है ट्रैवलर, कौन सा यात्री किसके समय में आया है, ट्रैवलर। स्पेशली मध्यकालीन भारत में जो आए हैं सभी को, एक ज्यादा नहीं है, 15-20 ट्रैवलर इंपॉर्टेंट होंगे, उन सबका कलेक्शन एक साथ करके उनकी डिटेल पढ़ लो, आपको क्वेश्चंस में हेल्प जरूर मिलेगी। आगे हम देखते हैं, वापस चलते हैं अपने पॉइंट पे। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन जिनका पढ़ना है डिटेल में वो भी आपको बता दिया है। अब ये साउथ इंडिया पे फोकस रखे, साउथ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, साउथ इंडिया को स्किप नहीं कर सकते, उसी का वेटेज ज्यादा है। अगर नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को देखें तो आप समझ लीजिए पहले हम साउथ इंडिया का प्रेफरेंस कम रखते थे, आज ये पहले 50-50 हो रहा था, आज 60-40 समझिएगा। तो फिर भी 60-40 समझिएगा, लेकिन दोनों को बराबर लेकर के चलने, जिसमें साउथ के क्वेश्चंस आपको आगे लेके जाएंगे। नॉर्थ सब पढ़ के आ रहे हैं, नॉर्थ सब कर देंगे, लेकिन जो नॉर्थ पढ़ के आ रहे हैं साउथ छोड़ेंगे तो वो नंबर कम करवाएंगे अपने। और साउथ भी, नॉर्थ तो रहेगा ही रहेगा तैयार, है ना, साउथ अगर आप कवर करें तो आपके मार्क्स ऊपर जाएंगे, इस चीज का ध्यान रखना आप। तो हम नॉर्मल बेसिक बातें कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो ये एंशिएंट इंडिया में ये सब आप कवर करते हुए चलेंगे, तो ये बता दिया। अभी मैं मिडिएवल इंडिया की बात करता हूं। मिडिएवल इंडिया में मध्यकालीन भारत में अगर आप देखें तो आप पूरा एकदम ऑर्डर में लगा लीजिए। सबसे पहले इस्लाम में किसका फोकस करना है, यहां पे मैं पहले बात कर लेता हूं धर्म से रिलेटेड। इस्लाम और सिख, इनको कवर करके चलो। इस्लाम और सिख, इस्लाम में क्या है,
यहां पर सूफी संतों पे जोर दीजिए। सबसे पहले सूफी संतों को तैयार करना है, अलग से कलेक्शन तैयार कर लो। जो जो मैं बता रहा हूं उनका अगर आपने अलग से कलेक्शन तैयार कर लिया है, जैसे सूफी संत बुक, ट्रैवलर और सिख गुरु और उनके किए गए काम, तो समझ लीजिए आपको एक एक क्वेश्चन यहां से सेपरेट मिल रहा है। हम लास्ट टाइम पे इन्हीं का रिवीजन करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से गड़बड़ होती है और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सूफी संत हो गए। सूफी संत और उनसे रिलेटेड जैसे उनकी मजारे, वो कौन कौन से सिलसिले से जुड़े हुए थे, उन्होंने कौन कौन सी प्रथाएं, कौन कौन से टर्म्स दिए, उनके किस रूलर से विवाद थे, किस रूलर से अच्छे संबंध थे। तो सूफी संतों का डेटा आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। सिख रूलर 10 सिख रूलर 10 सिख रूलर कह रहा हूं, सिख गुरु 10 सिख गुरु जो हुए हैं उनकी डिटेल आप तैयार करके चलिएगा। ज्यादातर मतलब किसी भी सिख गुरु के बारे में पूछ लेते हैं, लेकिन जैसे गुरु मैंने एग्जाम में देखा है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, है ना, और फिर गुरु तेग बहादुर, इनके लिए ज्यादा प्रेफरेंस रहती है। और कौन कौन से गुरु ने कौन कौन सा नया कॉन्सेप्ट चलाया है उसके लिए, है ना। तो ये मिडिवल में आप बात करें, भक्ति सूफी संत में, तो ये इस्लाम, सिख, और अगर आप बात हिंदुइज्म में करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस समय आपके सामने एक एक क्वेश्चन हर किसी का है। सूफी संतों से एक क्वेश्चन कंफर्म है, 1 से 2 क्वेश्चन यहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। सिख गुरुओं से एक 2 क्वेश्चन आपके सामने होगा। हिंदुइज्म जिसमें शंकराचार्य, बल्वाचार्य, माधवाचार्य, निम्बिकाचार्य और इनके दिए हुए सिद्धांत, मतलब इन्होंने कौन कौन से दर्शन दिए हैं, दर्शन प्रतिपादित किए हैं, रिप्रेजेंट किए, कौन कौन सी फिलॉसफी इन्होंने दी है। ये हिंदुइज्म में जो ये सूफी संत हुए हैं, प्लस भक्ति सूफी संत में बात करूं तो जो भी आप किसी भी बुक का भक्ति सूफी संत वाला सेक्शन देखेंगे तो वो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें अगर हिंदुइज्म में बात करें तो शंकराचार्य, बल्वाचार्य, माधवाचार्य, निम्बिकाचार्य, ये सब तो है ही। उसके अलावा चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, इन सब पे भी फोकस करके चलिएगा। तो ये जो भक्ति सूफी संत वाला सेक्शन है, ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन लेकर के चलेगा। भक्ति सूफी संत, भक्ति सूफी संत ये है। अब आगे इस्लाम में अगर बात करें, इस्लाम बोल रहा हूं, मिडिवल में बात करें तो एक सेक्शन तो हमारा हो गया। मिडिवल इंडिया में अगर आप देखें, मिडिवल इंडिया को बदलते हुए इस्लाम के डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप स्टार्टिंग में ही देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें महमूद गजनबी, महमूद गजनबी और गौरी, मोहम्मद गौरी, इन दोनों से इनकी लड़ाइयां, इनके क्वेश्चंस, इन्होंने क्या किया इस्लाम, क्योंकि ये फोकस ये हो जाता है क्योंकि इस्लाम का संस्थापक भारत में इस्लामिक सत्ता को यही लेकर के आया था, मोहम्मद गौरी। तो इसके लिए भी एक अच्छा फोकस रहता है कि एक क्वेश्चन यहां से रहेगा ही रहेगा। तो इसके युद्ध, इसका आना, इसका डेवलपमेंट, इसने किस प्रकार का रोल प्ले किया है इस्लामिक सत्ता को भारत में स्टैब्लिश करने का, इसके साथ कौन कौन आया था, इसके समर्थक कौन थे, इसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड की बात करूं मैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो इसके साथ भारत आए और भारत में इस्लामिक सत्ता में पैर जमाने में इसकी मदद करी। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, ये तो अपने आप में सब इंपॉर्टेंट है ही, इसके लिए बताने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली सल्तनत में गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इन डायनेस्टी ने रूल किया है। इनका तो जो बेसिक है, जो कि एसएससी वगैरह में, जो हर किसी बुक में इनके बारे में तो लिखा ही रहता है और आपने सुना भी होगा, बचपन में जो किताबों में पढ़ के आए हैं वो भी इनके बारे में सुना होगा। इसके बाद मुगल्स, यहां मुगल्स आ जाता है। तो मुगल्स 2 है, पावरफुल मुगल और लेटर मुगल। तो पावरफुल मुगल में वही बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब है। और उसके बाद जो लेटर मुगल है, वीकर मुगल है, उन सब का एक सेक्शन रहता है, जिसमें लेटर मुगल से कोई खास ज्यादा नहीं रहता है। जहां फारूक शियार, रोशन अख्तर, जो कि मोहम्मद शाह रंगीला था, उनके टाइम पे जो लूट मार हुई है, या जो मराठाओं से उनका रिलेशन रहा है, वो सबके क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। हालांकि इस बार मराठा के क्वेश्चन कम मिले हैं देखने को, या एक शिफ्ट में तो बिल्कुल नहीं थे, और मराठा का हुआ तो कम होगा, या गवर्नर जनरल से रिलेट करते हुए कुछ हो तो वो। हालांकि एक मराठा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी आप कवर करते हुए चलते हैं। तो लेटर मुगल्स को मराठास के साथ आप उसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं, वहां क्वेश्चन बन सकते हैं, और उनकी वीकनेस और अंग्रेजों के साथ उनके क्या व्यवहार रहे हैं, कौन कौन सी ट्रीटी करी है, जैसे शाह आलम सेकंड था जो कि बक्सर के युद्ध में था। इस तरह से आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो ये मीडियवल्स की इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब हम बात करें मॉडर्न की। मॉडर्न में क्या क्या इंपॉर्टेंट है?
मॉडर्न हिस्ट्री में पहले सेक्शन, सबसे पहले अगर मैं बोलना चाहूंगा तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट और यूरोपियंस की बात करें तो वही पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रेंच, जिसमें से आपको पता है कि फोकस रहने वाला है, बाकी बेसिक तो सबका इंपॉर्टेंट है, पुर्तगाली और इंग्लिश इनके बारे में ज़्यादा आता है। पुर्तगालियों के ट्रैवलर्स के बारे में भी, जो कुछ पुर्तगाली ट्रैवलर विजयनगर जैसे एरिया में आए हैं। अच्छा, हमने मीडिएवल में एक चीज़ छोड़ी है, मीडिएवल रह गया था, साउथ इंडिया का, जो अगर मीडिएवल में साउथ इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया पे फोकस करें तो विजयनगर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विजयनगर, कृष्णदेवराय, हरिहर बुका, देवराय सेकंड, देवराय फर्स्ट, तो विजयनगर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। विजयनगर में 4 डायनेस्टी हुई हैं, संगम, सुलुव, तुलुव और अराविडू, तो ये विजयनगर इंपॉर्टेंट है। और विजयनगर के साथ ये तो हिंदू संस्कृति का केंद्र था विजयनगर, और ऐसे ही बहमनी, तो ये मध्यकालीन सॉरी मध्यकालीन भारत में, मिडिवल इंडिया में अगर साउथ इंडिया की तरफ देखें तो विजयनगर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी के साथ हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ बहमनी से भी मिल जाता है। बहमनी जो बाद में 5 डायनेस्टीज में टूट गया था, आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको मिलेगा। तो साउथ इंडिया में विजयनगर मतलब कंफर्म क्वेश्चन, विजयनगर मतलब कंफर्म। चोलाज और विजयनगर के अलावा, मतलब चोलाज और विजयनगर के बिना तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं क्वेश्चन पेपर, ये समझ लिए, इनके क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो हम वापस आते हैं मॉडर्न में। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट और यूरोपियंस कंपनी को अपना डिटेल में एकदम कवर करते हुए चलना ही है, सब कुछ पढ़ना है। अब यहाँ पर बैटल्स, सारी बैटल्स, जैसे मैंने आपको बताया सारे बुक्स का एक साथ कवर करनी है, सारे ट्रैवलर एक साथ कवर करने हैं, ऐसी सारी बैटल्स पे आपको काम करके चलना है ना। स्पेशली मॉडर्न्स की बैटल ज़्यादा टिपिकल है, जिनको याद रखना थोड़ा सा मतलब टिपिकल नहीं कहूँगा मैं, याद रखना थोड़ा सा फोकस करना ज़रूरी होगा, जिनको आप अगर इकट्ठा करके चले तो आसान रहेगा। जैसे मराठा, और मराठाओं के साथ वॉर है अंग्रेजों की, मैसूर के साथ 3 लड़ाइयाँ हैं, मैसूर के साथ 4, मराठास के साथ 3, सिखों के साथ 2 और नेपाल के साथ है 1। तो इन सब लड़ाइयों को, जितने भी वॉर हुए हैं इंग्लिश के टाइम पे, उनको अलग से पढ़ें और एंशिएंट तक, मिडिवल तक जो है उनको अलग से रखें। तो ये तरीके से काम करते हुए चलेंगे, जैसे कि मैं आज आपको इससे समझा रहा हूं कि प्रिपरेशन में किस चीज पे फोकस रहेगा। बाद में मैं इन्हीं चीजों को आपको वीडियोस में आपको क्लियर कराऊंगा कि हाँ कौन कौन से टॉपिक सेपरेट रहेंगे। एक वीडियो मेरी ऐसी भी आएगी जिसमें मैं टॉपिक्स बताऊंगा, मॉडर्न्स के टॉपिक क्या रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट, और ये मीडिएवल के क्या रहेंगे, एंशिएंट के क्या रहेंगे। आज तो फिलहाल ये है कि फोकस किन पे रखना होगा हमें पढ़ते हुए, जो सेल्फ स्टडी से करना चाह रहे हैं। साथ में गांधी जी, एक गांधी जी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे रिलेटेड मूवमेंट्स हों, उनकी एक्टिविटीज हों, वो सब आपको कवर करते हुए चलनी है। अगर आप देखें तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट, धार्मिक सुधार आंदोलन, यहां से क्वेश्चन अक्सर मतलब आता ही है, यूरोपियन से भी आएगा ही आएगा। सारे गवर्नर जनरल और उनका वर्क, गवर्नर जनरल एंड देयर वर्क, उनके कार्य, ये आपका टॉपिक रहने वाला है। नाउ गवर्नर जनरल, हाँ एक ये रहेगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला सेक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, जिसमें आप एक्ट पढ़ते हैं। जब से ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हो गई थी, प्रॉपर बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बाद, इलाहाबाद की संधि 1765 में करके, जब से गवर्नरशिप स्टार्ट हो गई थी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में, और तब से ये सिस्टम आगे बढ़ने लगा। तो वहां से मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, तब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से जो ये एक्ट आने शुरू हुए थे, उन एक्ट का जो डिटेल है वो आपको यहां कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में मिलेगी। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, मैं आपको हल्का सा रिव्यू इसमें देता हूं। जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 के बाद 1813 का चार्टर एक्ट, और फिर 1833 का चार्टर एक्ट, और 1853 का चार्टर एक्ट। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चार्टर एक्ट आते रहे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें से किसी के से भी क्वेश्चन आ सकता है। और आगे 1858 और 1861
बट ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लास्ट चार्टर एक्ट यहां पे आया था। तो जो मेन है, जैसे 1833, 1813 और 1773, 84, ये इन पे फोकस ज्यादा है। जो ये बॉक्स वाले हैं, रेक्टेंगल बॉक्स वाले, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में जितने भी आपको ये एक्ट दे रखे हैं, इनको आप अच्छा से कवर करके चले, क्योंकि कोई क्वेश्चन भी यहां से हो सकता है, कोई भी। अब बात करें मॉडर्न में, तो आप 1857 के रिवोल्ट से पूछ सकते हैं। हालांकि कम ही देखा गया है, लेकिन 1857 भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जैसे कि सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हो गया, यूरोपियंस हो गया। अच्छा, नेशनल मूवमेंट की बात करें, नेशनल मूवमेंट, जितने भी नेशनल मूवमेंट, अब नेशनल मूवमेंट्स के लिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं कहां फोकस है। नेशनल मूवमेंट, जिसमें आप सबसे पहले 1905 से ले लीजिए। यहां से 1905 से 1947 तक के फ्रेम को आप अगर मूवमेंट में देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें यहां से ले लीजिए बंगाल विभाजन के, बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करें, जिसके बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ है, यहां पहली बार भारतीय अपनी भावनाएं जगाएंगे एक होने के लिए। स्वदेशी मूवमेंट राष्ट्र की भावना पैदा करने का ये दौर आगे बढ़ा है। इससे पहले जो भावनाएं थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी। 1905 के बाद जो राष्ट्रवाद डेवलप हुआ है लोगों ने, उसी ने हमें आजादी की तरफ कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। तो स्वदेशी मूवमेंट, बंगाल विभाजन हो गया, यहां पर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं नेशनल मूवमेंट के दौरान, जो ये एक्सट्रीमिस्ट की जो एक्टिविटीज रही हैं और जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज रही हैं, इनको अलग से कवर करें, अलग से फोकस करें। एक वीक पूरा इस पे लगा दें, क्योंकि ये एक्सट्रीमिस्ट, ये 1905 से लेकर बुक लेके बैठ जाइए, और 1905, 1947 एक बुक, दो बुक, और प्रीवियस ईयर में देखें कितने क्वेश्चन इनके आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, उन्हीं के अराउंड चीजों को, टॉपिक को कवर करना शुरू करें। पहले एक रिव्यू ले लें प्रीवियस ईयर से, 2 या 3 प्रीवियस ईयर पेपर आप एक बार कर लीजिए, 1-2 सालों के। एक साल में जैसे 2 या 3 पेपर होते हैं एक बार में, तो एक साल में 2 बार पेपर हो रहा है, और 2 शिफ्ट होती हैं, 2 या 3 शिफ्ट। तो उसी हिसाब से 4-5 पेपर आप देख लीजिए, और जो क्वेश्चंस यहां मिले उन्हीं के आसपास क्वेश्चंस पे फोकस रखिएगा। एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है, जिसमें कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, उनको भी फोकस करते हुए आपको चलना है। आगे देखें, जैसे खिलाफत मूवमेंट क्या था, कौन लीडर था। नॉन कॉपरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी का पहला आंदोलन, जब गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान को एक मंच पे लाके खड़ा कर दिया। गांधी जी ने हिंदुस्तान की आवाज पैदा करी है अंग्रेजों की सरकार के खिलाफ। बस वो चोरी चोरा कांड की वजह से सफल नहीं हो पाया, क्योंकि वो उस चोरी चोरा कांड होने से नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिंसात्मक हो गया था, ऐसा गांधी जी का मानना था। इसी वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद किया था। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इन मूवमेंट पर भी फोकस रखें। इसी के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये हो गया मूवमेंट वाला फेज। इसमें आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदलते हुए स्वरूप को 1885 के कांग्रेस के बनने से लेकर के, अगर आप 1947 तक कांग्रेस के सेशन तक, 1946 सेशन तक अगर आप कवर करें, तो आपको यहां बहुत सारे हिस्ट्री को और उसमें होने वाले डेवलपमेंट और उनके बीच से बनने वाले फैक्ट समझ में आएंगे। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सारे सेशन को आप कवर करें, उनमें उन सेशंस के दौरान होने वाले डेवलपमेंट, उन सेशंस के दौरान होने वाले इवेंट्स और उनमें पार्टिसिपेशन और उनकी गतिविधियों को कवर करते हुए देखें, तो आपको बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर आप बुक्स से कवर करते हैं डिटेल में, तो ये 1885 से लेकर 1946 तक की इतनी सारी घटनाएं आपको मिलेंगी, जो आपके एग्जाम में बहुत सपोर्ट करने वाली हैं। मैं लास्ट में आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि जब आप हिस्ट्री को कवर करें, स्पेशली जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की बात मैं करूं, मॉडर्न हिस्ट्री, तो यहां मेरा आपसे यह विशेष अनुरोध रहेगा कि रेफरेंस लें। जैसे आप एक तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट तैयार कर लिया आपने, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट,
जिसमें सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आ गए, ठीक है, चलो मान लिया। फिर 1857 रिवोल्ट कवर कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस कवर कर लिया, ठीक है। उसके बाद नेशनल मूवमेंट फ्रेज, नेशनल मूवमेंट 1905 से 1947 तक की, या 1900 आप इसे 35 तक मानिएगा, ठीक है, ये फ्रेज कवर कर लो। साथ ही ऑल गवर्नर जनरल, ऑल गवर्नर जनरल्स और एंड वाइसराय एक्टिविटीज, इनके टाइम पे हुआ, कौन किसके टाइम पे था, कौन से वाइसराय ने क्या डेवलपमेंट किया, कौन सा चेंज किया, ट्रेन किसने चलाई, है ना, ये यूनिवर्सिटी एक्ट किसके टाइम पे आया, हाई कोर्ट एक्ट किसके टाइम पे आया, परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पे आया, इन सब चीजों को आपको कवर इसमें कर लेना है। गवर्नर जनरल सारे एक साथ पढ़ दो, नेशनल मूवमेंट सारा एक साथ पढ़ दो, इंडियन नेशनल कांग्रेस सारे, मतलब एक फ्रेम। देखो जैसे अगर मैं बात करता हूं सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, तो जैसे कि बात करें 1814 से आत्मीय सभा, आत्मीय सभा किसकी, जो राजा राम मोहन राय ने सबसे पहली संस्था बनाई थी, ये आपको मॉडर्न टाइम तक लेके जाएगा, कहां तक, 1900 तक की, 1900 संस्थाएं चलती रही, 1814 से शुरू हुआ था। आप ये 1920 तक की जितनी भी संस्थाएं आएंगी, जैसे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस समय तक जो भी संस्थाएं बनी हैं, हालांकि ये शुरुआत में आपको ज्यादा मिलेंगे और 1850 के बाद थोड़ी ज्यादा एक्टिविटी दिखाई देंगी। तो 10-12 मूवमेंट है, ज्यादा इन पर फोकस रखे चलें। जब तक ये आप, जैसे कि सोशल रिलीजियस मूवमेंट में राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर और आपका स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और एनिवेशन, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले जो थे, एच.एस. ऑलकॉट, और आपका साधारण ब्रह्म समाज वाले आनंद मोहन बोस, ब्रह्म समाज वाले राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन, जिन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज बनाया, उन सबको एक बार इसमें इस फ्रेम में कवर कर लिया। वो सब हो गया। 1857 हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से 1947 तक के इतिहास को आपके कवर कराएगी। नेशनल मूवमेंट 1905 से 1935 की घटना कवर कराएंगी। गवर्नर जनरल 1773 से, जब से बंगाल में गवर्नर जनरल बना था, तब से लेके आजादी के टाइम तक 1947 जब वायसराय माउंटबेटन होंगे, तब तक का इतिहास ये वाला चैप्टर कवर करा देगा। अगर आप गांधी जी को कवर करते हैं, गांधी जी को पूरा कवर करते हैं, तो 1893 से लेके आपको सारा सेक्शन मिलेगा 1947 तक। गांधी जी आपको काफी कुछ इवेंट्स देंगे जो क्वेश्चंस चीजें बनती हैं, जिसमें ज्यादातर जो रोल होने वाला है, अगर मैं बात करूं गांधी जी की, तो 1942 तक गांधी जी का रोल एक बहुत सारा रहेगा। तो अगर आप एक बेसिक, अच्छा एक चीज और, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये वो मॉडर्न के टॉपिक है, अगर जिनको आप पढ़ लें, ये पढ़ने में आपको ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। चैप्टर बुक्स में ये चैप्टर होते हैं, आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। 1-1.5 मंथ के अंदर आप इन सब के काम को निपटा दें। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी आज से ही करना शुरू करते हैं, तो जैसे टॉपिक वाइज करेंगे, तो ये सारा मॉडर्न कवर करेगा आपका, वो मॉडर्न कवर करेगा जो एग्जाम में आ रहा है। ये चैप्टर्स हैं, कोई भी आप बड़ी बुक लेंगे अपने हिसाब की, जो मार्केट में जो मिल रही है तैयारी के लिए, उनमें ये चैप्टर मिलेंगे, आपको चैप्टर मिलेंगे, इन्हीं को कवर कर देना। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स, भारत का संवैधानिक विकास, इसको, ये एक चैप्टर है जिसमें सारे एक्ट आएंगे, सारा मॉडर्न पता चल जाएगा आपको। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 तक के अधिनियम से सारा समझ में आ जाएगा आपको ये। फिर ऐसे ही गवर्नर जनरल का चैप्टर है, जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी। फिर नेशनल मूवमेंट, सारे क्रांतिकारी गतिविधियां, सब आ जाएगा। ऐसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, सारे अधिवेशन और उनका डेवलपमेंट आ जाएगा। 1857 सेपरेट एक टॉपिक है, जो भारत के ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के खात्मा और ब्रिटिश क्राउन के रूल की स्टार्टिंग को समझाएगा। और सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, ये पूरा मॉडर्न इससे कवर करेगा। तो आज की वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस किया है। जिन जिन टॉपिक्स का जिक्र मैंने आज की वीडियो में किया है, अगर आप उनको फोकस करते हुए चलते हैं, अगर आप हिस्ट्री पहले से पढ़े हुए हैं, हिस्ट्री जैसे डेफिनेटली जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट के एग्जाम की, तो ये सब आपने पढ़ा हुआ होगा ही। आप किसी भी सेक्शन को उठा करके पहले तैयार कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो,
है ना। तो किसी भी सेक्शन आप अपनी स्टडी को डिवाइड कीजिएगा कि मुझे कितने घंटे किस सेक्शन को देने हैं, या कौन सा सेक्शन पहले कवर करते हुए चलना है। आप किसी भी सेक्शन को कवर कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री को और मीडिएवल हिस्ट्री को। मैं आपसे एक बात कहूंगा, साउथ इंडिया को सेपरेट रखें, वो अपने आप में 50% है, तो उससे भी काफी सारी चीजें आती हैं। चोलास, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूटा, सातवाहन, वाकटक, सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं। साउथ इंडिया का फोकस ज्यादा है, चोलास ज्यादा बेस्ट है ना, तो फोकस रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हिस्ट्री की संबंधित और जानकारी लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ आऊंगा, आपको इन चीजों के लिए इन्फॉर्म करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन होगा, इस बार के जो क्वेश्चंस क्या रहे हैं, कौन कौन से मेन क्वेश्चन से जब आंसर की आ जाएगी, उन चीजों के लेकर के मैं वीडियो बनाऊंगा। क्लियर? तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।